नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। और अब खबरें विस्तार से। चरणजीत सिंह चन्नी ने आज पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण में पहुंचे। शपथ लेने से पहले चन्नी रूपनगर के एक गुरुद्वारे पहुंचे, वहां पर माथा टेका। चन्नी दलित सिख समुदाय से आते हैं और अमरिंदर सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। वो पंजाब के पहले दलित नेता हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ लेने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि पंजाब में गरीबों और किसानों के बिजली पानी के बिल माफ किए जाएंगे। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने एक आम आदमी को पंजाब की कमान सौंपी है, जिसके घर में छत नहीं थी, उसे आज कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। एक एक मसले का हल कर दांगा, किसी नाल कोई दरैंत नहीं होएगी। थोड़े बकाए और रहणगे, जेड़े पक्के होने वाले पक्के होणगे, सब दे काम करांगा, मसले सारे हल करांगा। मैनूं थोड़ा जिहा टाइम। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस दौरान उन्होंने पूर्व की सपा बसपा सरकारों पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष नहीं करा सकता अयोध्या में दीपोत्सव। अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन हो, काशी के दीपावली का आयोजन हो, बरसाना का रंगोत्सव का कार्यक्रम हो। यह आयोजन हमारे लिए हमारी पहचान, हमारी विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम था। विपक्षी दलों को ये सांप्रदायिकता के दंश को से की दृश्य देखने के लिए वे अभिषिक्त थे। वे कभी इन आयोजनों को नहीं कर सकते थे। सीएम योगी ने सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया, तो वहीं दीपोत्सव के बहाने विरोधियों पर कटाक्ष किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर आरोपों की झड़ी लगा दी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है, 54 गुजरे 6 महीने बचे, इस दम्भी सरकार के किसान, गरीब, महिला व युवा पर अत्याचार के बेरोजगारी, महंगाई, नफरत व ठप कारोबार के बहकावे फुसलावे वाली जुमलेबाजी सरकार के नहीं चाहिए। ऐसी सरकार जिसका सच है ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास, ठग का प्रयास। अखिलेश यादव के ट्वीट पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने तंज कसा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि ट्विटर या सोशल मीडिया से सरकार नहीं चलती। ये बताओ ये सरकार ट्विटर पे चलेगी क्या? अखिलेश से पूछो जाकर के, मेरी तरफ से लिख दो इसमें कि जब कोरोना काल था 2 बरस कहाँ थे? ट्विटर सोशल मीडिया तक सीमित थे, घर से निकले नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता लोगों की सेवा कर रहा था। इसी रामपुर में नंगे पैरों में चप्पलें 48 डिग्री टेम्परेचर में बीजेपी के लोगों ने पहनाई है। अखिलेश जी से पूछे कहीं निकले थे वो? यूपी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा, यूपी सरकार को चाहिए था कि 4.5 सालों पर जनता के सवालों का जवाब दे, लेकिन नहीं, फिर झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। लाखों खाली पदों पर नौकरियां देने और लटकी भर्तियां कराने पर, किसान को गन्ना, गेहूं, धान, आलू के दाम देने में, बिजली के दाम कम करने में, महंगाई रोकने में यूपी सरकार फेल रही। यूपी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सभी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। बता रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने यूपी की तस्वीर बदल दी है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। चुनावी जंग के साथ वार पलटवार शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और लखनऊ से बड़ी खबर, कानून मंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। न्यूज़ वन इंडिया से बोले कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, 4 सालों में हर स्तर पर कार्य किया है। लखनऊ मध्य सबसे अहम विधानसभा है, तो ब्रजेश पाठक ने कहा है सभी क्षेत्र के विकास पर समय पर काम किया है। बाहुबलियों पर कार्रवाई हो रही है। बीजेपी सरकार में जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। विपक्षी अपने कार्यकाल का समय याद करें तो बीजेपी सरकार में हर घटना में सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई है कानून मंत्री ने। हमारे साथ हैं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। मंत्री जी, आपका लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र है, किस तरीके से देखते हैं और 4.5 सालों में क्या महत्वपूर्ण मानते हैं जो इस क्षेत्र में? लखनऊ मध्य विधानसभा के चतुर्मुखी विकास के लिए हम लोग प्रारंभ से ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज की थी, सीवर लाइन की थी। 50 वर्षों से सीवर लाइन नहीं पड़ पाई थी, उसी सीवर लाइन से काम चल रहा था, जबकि लखनऊ की आबादी बहुत बढ़ चुकी है
और काफ़ी सीवर लाइन चौक भी हो गए थे। तो हमने अमृत योजना के तहत पूरी तरह से स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नई सीवर लाइन डीप डिगिंग करके डलवा रहे हैं और आने वाले 50 वर्षों तक की आवश्यकताओं को पूर्ति करेगी। इसके अलावा एसटीपी प्लांट जो कुकरेल नाले को के जल को शोधित करके गोमती में डालने के लिए लग रहा है। इसके अलावा 3 नए फ्लाईओवर बन रहे हैं। विधायक निधि से भी मैक्सिमम कार्य जो गली नालियों के खड़ंजे के हो सकते थे, लगभग सभी कार्य पूरे करा दिए गए हैं और हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं अपने मध्य विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सड़क, नाली, पानी, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर के किसी भी प्रकार से हम उनको अपना मतलब डेवलपमेंट के मामले में मध्य विधानसभा क्षेत्र को नंबर 1 पर हम रखेंगे। बिल्कुल, ये हैं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, जिनका कहना है कहीं न कहीं हमने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है और जहां तक विपक्ष का सवाल है, उनको अपनी सरकार के कार्यकाल को बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्या किया था और बीजेपी सरकार ने कहां-कहां कार्रवाई नहीं की है। कैमरामैन अमित शाहानी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। 22 सितंबर को सीएम योगी हापुड़ के दौरे पर जिले को 350 करोड़ की सौगात देंगे। इस दौरान सीएम योगी आनंद विहार में कलेक्ट्रेट, विकास भवन, पुलिस ऑफिस, जिला पंचायत कार्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आखिर क्यों, देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आते देख बीजेपी चुनावी मोड में नजर आ रही है। दरअसल अलीगढ़ में पीएम मोदी का कार्यक्रम होने के बाद पश्चिमी यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी पश्चिम यूपी के कई जिलों को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। हापुड़ जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ 22 सितंबर को दौरे पर जाएंगे, जहां धौलाना क्षेत्र में जनसभा को वो संबोधित करने के बाद जिले को करीब 350 करोड़ की सौगात देंगे। बताया जा रहा है कि सीएम की ओर से जनता को ब्रजघाट, पूट गंगा पुल समेत कई परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। सीएम के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से खेड़ा गांव के इंटर कॉलेज मैदान में तैयारियां शुरू कर दी गई। हालांकि बुधवार को डीएम अनु सिंह और एसपी दीपक भूकर ने अधिकारियों के साथ बैठक किया और प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया। इस तरह सीएम योगी का 26 सितंबर को गाजियाबाद का दौरा है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी गाजियाबाद में करीब 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से पहले ही मुख्यमंत्री को न्योता भी दिया गया है। 26 सितंबर को गाजियाबाद का दौरा, 250 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। पश्चिम यूपी में सीएम योगी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस कार्यक्रम के बहाने बीजेपी पश्चिम यूपी के जाटों को साधने की कोशिश में है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए किसानों, खासकर जाट समुदाय को अपने पाले में करने की चुनौती होगी, क्योंकि पश्चिम यूपी में करीब 100 से 120 सीटें ऐसी हैं जिस पर किसान विरोधी बीजेपी के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। वहीं जाट और मुस्लिम मतदाता को लुभाने में राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी लगी हुई है। ऐसे में बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में किसानों और खासकर जाट समाज में मजबूत पकड़ बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। हापुड़ से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मोहित चौधरी की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान। ओम प्रकाश राजभर को जनता गंभीरता से नहीं लेती है। ओम प्रकाश तो प्रेस के मनोरंजन के लिए आते हैं। ऐसे लोगों का अब विदाई का वक्त आ गया है। तो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ओपी राजभर विवादित बयान देते रहते हैं, उन्हें गंभीरता से जनता नहीं लेती है और ऐसे लोगों का विदाई का वक्त आ चुका है। जनता बस इनको विदा कर दे, ये कहना है राजभर का। तो ओम प्रकाश अब तो जनता की अदालत में हम सब लोगों को जानना है और जनता को जनार्दन मानने वाले हम लोग हैं। 6 महीना बाद जब चुनाव होगा तो उनकी बात के साथ जनता है कि हमारे विकास के साथ जनता है, ये प्रमाणित हो जाएगा जब जनता अपना फैसला देगी। तो ज़्यादा घबराएं ना, 6 महीना बाद चुनाव आने वाला है, फैसला हो जाएगा, जनता ही फैसला करेगी। राजभर जी, ओपी राजभर जी कह रहे हैं 150 विधायक साथ हैं बीजेपी के, अभी भी जा सकते हैं। देखिए, ओपी राजभर को अब जनता कोई गंभीरता से लेती होती नहीं है। ये सही है कि हमारे सम्मानित प्रेस के साथी दिन रात बहुत काम करते हैं और इतना मेहनत करने के बाद थोड़ा बहुत मनोरंजन का साधन भी तो चाहिए। तो सच कहूं तो हमारे सम्मानित प्रेस के मनोरंजन के साधन ओम प्रकाश राजभर बने।
विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। यूपी में प्रियंका गांधी की अब ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। 28 सितंबर से प्रियंका गांधी का दौरा शुरू हो जाएगा। बनारस, मेरठ, गोरखपुर समेत कई जिलों का दौरा करेंगी। तो विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और यूपी में प्रियंका गांधी लगातार रैलियां करने वाली हैं, अलग अलग जिलों का दौरा करेंगी। 28 सितंबर से प्रियंका गांधी का दौरा है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस पूरे एक्शन मोड में है। प्रियंका गांधी लगातार दौरा करने वाली हैं कई जिलों का। गोरखपुर समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर वो रैलियां करेंगी ताबड़तोड़, एक के बाद एक। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की एटीएम युक्त 5 वित्तीय साक्षरता वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के 9वें वार्षिक प्रतिवेदन का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया मिशन को अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में ये सराहनीय पहल है। इन वाहनों का उपयोग राज्य की आम जनता को वित्तीय साक्षर बनाने और एटीएम के माध्यम से लेन देन कर डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण बैंक की मोबाइल एटीएम वैन द्वारा राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के निवासियों को एटीएम के माध्यम से लेन देन के साथ साथ वित्तीय साक्षरता हेतु जागरूकता भी दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत लाभार्थियों को ऋण लेने की सुविधा आसानी से हो, इसके लिए हर जनपद में कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन कैंपों में अधिक से अधिक लोगों को ऋण बांटे जाएं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला के कुड़कावाला स्थित शिव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सीएम ने कई महिलाओं और पुरुषों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई और कहा कि नए लोगों के ज्वाइन करने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बुल्लावाला में ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस खोला जाएगा। साथ ही सरकारी अस्पतालों को एक एम्बुलेंस भी दी जाएगी, जिसमें वेंटिलेटर, अल्ट्रासाउंड जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। पार्टी में लोगों का विश्वास ये लगातार बढ़ रहा है और विशेषकर युवाओं और महिलाएं आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। उनका हम बहुत स्वागत करते हैं और ये जो लोग जो हमारे नौजवान भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, ये लगातार चलता रहेगा और भारी संख्या में हम चाहते हैं कि जो युवा हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें। तो सिलसिला शुरू हुआ है। नई विकास योजनाएं मिलने जा रही हैं डोईवाला को। देखिए, डोईवाला के लिए हमारी एक बुल्लावाला में एक लैंड है, उसके लिए उसमें हम प्रयासरत हैं कि वहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी जो हमारी है उसका एक कैंपस यहाँ पर बने। पार्टी में पंजाब प्रभारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि मैंने 2 महीने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि हरीश रावत ने उत्तराखंड का नाश तो कर दिया है और अब पंजाब में भी वही करेंगे, और वही हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को इस तरह से इस्तीफा देना पड़ेगा। मैंने 2 महीने पहले कहा था कि हरीश रावत जी जब प्रभारी हुए थे, और मैंने तब कहा था किसी चैनल में इंटरव्यू में मैंने कहा था कि हरीश रावत जी ने उत्तराखंड में तो खंड विखंड कर दिया, वो पंजाब में भी करेंगे। आज मेरे कोई चैनल मेरे उस बयान को चला रहा है कि मैंने बहुत पहले ये बात कही थी और वही बात आज सही निकली। अब आप सोचो, इससे अंदाज़ा लगा लो कि मैंने कितने समय पहले, उसमें तो किसी सोचा था कि पंजाब में कैप्टन इस्तीफा देगा, लेकिन मैंने ये बात हरीश रावत जी के प्रभारी होते ही कही थी कि अब हरीश भाई जो है उत्तराखंड में तो नाश कर चुके हैं, अब वो पंजाब में जा रहे हैं, पता नहीं पंजाब का क्या करेंगे। बढ़ते आगे, बसपा अध्यक्ष मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। चुनाव में कांग्रेस को दलित याद आया है, दलित वर्ग कांग्रेस से सावधान रहे, ये कहना है मायावती का। गैर दलित के नेतृत्व में ही लड़ेंगी कांग्रेस। यूपी में बीजेपी ओबीसी के प्रति प्रेम दिखा रही है, चुनाव के समय ओबीसी से प्रेम दिखा रही है बीजेपी। तो ये
वार किया है बसपा की तरफ से, बसपा सुप्रीमो ने, और कहा है कि जातीय जनगणना नहीं करा रही है बीजेपी सरकार। तो जातीय जनगणना को लेकर भी बीजेपी को आड़े हाथ लिया मायावती ने। गैर दलित के नेतृत्व में ही कांग्रेस लड़ेगी। यूपी में बीजेपी ओबीसी के प्रति प्रेम दिखा रही है, ये कहना है मायावती का। तो चुनाव के समय ओबीसी से प्रेम दिखा रही है बीजेपी। लेकिन ये बेहतर होता है कि यदि कांग्रेस पार्टी पहले ही इनको पूरे 5 वर्ष के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बना देती, किंतु अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। मीडिया के जरिए आज ही मुझे ये भी मालूम हुआ कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जिससे भी ये साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का दलितों पर अभी तक पूरा भरोसा नहीं जमा है। किंतु इनके इस दोहरे चाल चरित्र व चेहरे आदि से वहाँ के खासकर दलित वर्ग के लोगों को जरूर सावधान रहना है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ अकाली दल व बीएसपी के बने गठबंधन से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि पंजाब के दलित वर्ग के लोग भी इनके इस हथकंडे के बहकावे में कतई भी नहीं आने वाले हैं। वैसे तो सच्चाई ये है कि इनको व अन्य विरोधी पार्टियों को भी मुसीबत में ही या फिर मजबूरी में ही दलित वर्ग के लोग केवल इन्हें याद आते। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर ट्विटर बम, तुष्टीकरण करने वालों पर बरसे सीएम। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने अकबर को महान बताया, उन्होंने ट्विटर पर लिखा। साथ ही उन्होंने लिखा कि विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन में शब्द गढ़े, समाज भ्रमित किया। सीएम का परिवारवाद पर भी निशाना रहा। उन्होंने लिखा कि पिछली सरकारों का उद्देश्य विकास नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें सिर्फ परिवार के लिए काम करती रही हैं। लखनऊ में एक परिवार है, वो कोरोना काल में बाहर नहीं निकला। सीएम योगी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और विपक्ष पर लगातार निशाना साधा। तो उन्होंने दूसरा ट्वीट भी किया है, सर्वांगीण विकास पिछली सरकारों का ध्येय नहीं था, वो केवल खानदान के लिए काम करते रहे हैं। और एक और ट्विटर पे ये ट्वीट किया उन्होंने, कोरोना कालखंड के दौरान विपक्षी नेता ट्विटर पर खेल रहे थे, चुनाव में भी उन्हें ट्विटर पर ही खेलने के लिए छोड़ देने की आवश्यकता है। तो विपक्ष पर जमकर निशाना साधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। एक के बाद एक कई ट्वीट किए उन्होंने और कहा कि घर ही बैठे हैं, कोरोना काल में बाहर नहीं निकले। उन्होंने लिखा, हमारा कोई धर्म नहीं, कोई मत और मजहब नहीं। तुष्टीकरण की घृणित राजनीति करने वालों ने महाराणा प्रताप के बारे में भी उन्होंने लिखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को के बारे में भी लिखा और कहा कि मैं देख रहा था लखनऊ में एक परिवार है जो कोरोना में बाहर नहीं निकला। कोरोना कालखंड के दौरान विपक्षी नेता ट्विटर पर खेल रहे थे और वो बाहर नहीं निकले, लेकिन सीसीए के विरोध में बाहर आ गए। तो हमारा कोई धर्म नहीं, कोई मत मजहब नहीं, कोई उपासना विधि नहीं। तो ये तमाम एक के बाद एक ट्वीट किए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। वहीं जौनपुर को सीएम योगी ने सौगात दी है। सीएम योगी ने 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। 500 सालों के इंतजार को पीएम ने खत्म किया है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। और उन्होंने कहा है कि आज राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, क्या सपा राम मंदिर का निर्माण कर पाती, ये सवाल उठाया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। तो आज मंच से उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि पीएम ने आतंक पर अंतिम कील ठोकी। ढेर सारी परियोजनाओं के जो प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया है, इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कहने में कोई गुरेज नहीं
तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 परियोजनाओं की सौगात दी है। जौनपुर को पूर्वांचल का इलाका है और आज उनका ये दौरा काफी अहम था और मंच से उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की कि किस तरह से उन्होंने अपना परचम लहराया है देश में। और आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर। आगरा में नवजात की मौत पर हंगामा हुआ है। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है स्वास्थ्य कर्मियों पर। पुलिस ने मामला शांत कराया है। तो आपको बता दें कि आगरा में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया है। दरअसल परिजनों का कहना है कि लापरवाही की वजह से ही बच्चे की मौत हुई। खबर बुलंदशहर से मासूम की गला काटकर निर्मम हत्या की गई है। पारिवारिक बताई जा रही है हत्या की वजह। धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या की गई मासूम की। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कहा जा रहा है कि ये पारिवारिक कलह की वजह से हत्या की गई है। धारदार हथियार से गर्दन काटकर मासूम की हत्या की गई। हालांकि अभी खुलासा नहीं हो पाया है कि पूरी वजह क्या थी, क्या मामला था, लेकिन पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर में मासूम की गला काटकर निर्मम हत्या की गई है। पारिवारिक मामला बताया जा रहा है। हालांकि अभी खुलासा नहीं हुआ है कि क्या वजह रही, आखिरकार मासूम की क्यों हत्या की गई। मासूम की निर्मम हत्या की गई है धारदार हथियार से गला काटकर। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बुलंदशहर में दर्दनाक घटना सामने आई है। एक मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मामला पारिवारिक बताया जा रहा है। हालांकि अभी खुलासा नहीं हो पाया है कि वजह क्या रही इस हत्या की। खबर आगरा से, जहां पर रिश्ता शर्मसार हुआ है। बहू ने ससुर पर आरोप लगाया है दुराचार का। पीड़िता के ससुर के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया है। तो बहू ने ससुर पे गंभीर आरोप लगाए हैं। थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पीड़िता ने ससुर के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। खबर ग्रेटर नोएडा से, सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर दो समुदाय में विवाद हो गया है। महापंचायत पर पुलिस ने 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। दादरी पुलिस ने पोस्टर फाड़ने के मामले में केस दर्ज किया है। तो सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ है। दो समुदाय आपस में भिड़ गए हैं। 200 अज्ञात लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और कानपुर से बड़ी खबर, नशेड़ी होमगार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। नशे में धुत वर्दीधारी होमगार्ड सड़क पर लेटकर आराम फरमा रहा था। स्थानीय लोगों ने 112 नंबर पर पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी है। खाकी वर्दी को शर्मसार कर रहा है नशेड़ी होमगार्ड। नौबस्ता थाना क्षेत्र के दाशुकुआ इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से नशे में बेसुध है और स्थानीय लोगों ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को इसकी जानकारी दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।